Hello, everyone. Welcome to our Earthonomics series, where we shall discuss various issues and concepts related to the field of economy. And today we are going to talk about RBI discontinuing 7.75% saving bond scheme. Well, as you guys all know, that RBI has been extremely active since the COVID-19 crisis, right? RBI ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी हैं और अभी पिछले हफ्ते भी RBI और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया। RBI ने रेपो रेट कम करा था फर्दर, RBI ने और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी थी, मोरेटोरियम लगाया था कई लोन्स पे, राइट? तो इन्हीं बहुत सारी ग्रुप ऑफ अनाउंसमेंट्स में से एक अनाउंसमेंट जो RBI ने डे बिफोर येस्टरडे करी थी वो थी डिसकंटिन्यूइंग ऑफ 7.75% सेविंग बॉन्ड स्कीम. Now, in this video, we'll talk about what is this 7.75% saving bond scheme, why was it relevant, and why did the RBI decide to discontinue this scheme. Alright, so without further ado, let's see what will we cover in this video. सबसे पहले तो हम देखेंगे what's in the news with respect to RBI saving bonds. न्यूज में क्या आया है, RBI ने क्या अनाउंसमेंट करी है, वो एक बारी ब्रीफ में देख लेंगे. Then we'll talk about what is this 7.75% RBI bond scheme. ठीक है, फिर हम बात करेंगे व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज बॉन्ड्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों थे, क्या रहे थे ये आरबीआई के सेविंग बॉन्ड्स. देन we'll talk about why did the RBI decide to discontinue them, why did the RBI decide to discontinue this scheme. Alright, so सबसे पहले हम देखते हैं what's in the news. पहला पॉइंट देखना, the government of India 7.75% savings taxable bond scheme 2018 लॉन्च्ड बाय आरबीआई, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी पर इसे लॉन्च आरबीआई ने करा था. शैल सीज फॉर सब्सक्रिप्शन विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ बैंकिंग बिजनेस ऑन थर्सडे May 28. ठीक है, तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है. नाउ बॉन्ड्स आपको पता है क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बॉन्ड निकालती है तो अगर आप वो बॉन्ड परचेज करते हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पैसा लेंड कर रहे हो, उसे लोन आउट कर रहे हो, राइट? नाउ 7.75% का मतलब क्या है? वो जो बॉन्ड है उसे अगर आप परचेज करते हो तो उस पर आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा. अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देते हो बॉन्ड परचेज करके तो 7.75% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. नाउ आरबीआई हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दिस स्कीम. अच्छा, इस स्कीम को ना अगर हम आरबीआई की और अनाउंसमेंट्स के साथ देखेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा. दिस मूव कम्स इन लाइन विद द कट इन द फॉलोइंग रेट्स. आरबीआई ने रेपो रेट कम करे हैं. रेपो रेट कम करने की वजह से बैंकों ने डिपॉजिट रेट्स कम करे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग्स रेट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, उनके भी रेट काटे हैं. तो बिकॉज बहुत सारे रेट्स जो इंटरेस्ट रेट्स हैं मार्केट में ओवरऑल कट रहे हैं, इसीलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसीलिए ये डिसकंटिन्यू करना इस स्कीम को, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम को, इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेपो रेट कट होना, डिपॉजिट रेट कट होने से सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम को डिसकंटिन्यू करने का क्या लेना देना है, वही हम थोड़ी देर में देखेंगे. एक बारी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं. While the move is in tune with the above mentioned rate cuts, it will deprive investors of another saving instrument that yielded relatively higher post-tax return for the investor. Now, इस पॉइंट का मतलब पता है क्या है? ये जो सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम थी ना, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एवेन्यू था इन्वेस्ट करने का. आप इसमें इन्वेस्ट करोगे और आपको 7.75% का रिटर्न मिलेगा जो एफडी से बेटर है और बहुत सारी सेविंग से बेटर इंस्ट्रूमेंट था ये सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम, राइट? हाँ, ये जो लाइन है ना, लास्ट लाइन, हायर पोस्ट टैक्स रिटर्न, इसका मतलब ये है जो आपको इंटरेस्ट मिलता था ना इस पे, ये टैक्सेबल होता था. चलिए आगे देखते हैं, इस स्कीम के बारे में ही देखते हैं, ये स्कीम थी क्या, उसी में आपको समझ आ जाएगा. नाउ 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम. पहला पॉइंट देखते हैं. दीज बॉन्ड्स वर इशूड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 10, 2018, 2018 की स्कीम है. एंड वर अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये बॉन्ड्स कौन खरीद सकता था? रेजिडेंट सिटीजन्स. और रेजिडेंट सिटीजन्स में भी ना एक टैक्सेबल एंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट? तो रेजिडेंट सिटीजन्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन इन्वेस्ट इन दीज टैक्सेबल बॉन्ड्स. अच्छा, ये जो बॉन्ड्स थे ना, इनका लॉक इन पीरियड था 7 ईयर. मतलब अगर आप ये बॉन्ड परचेज करते हो तो आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो फॉर 7 ईयर्स. 7 ईयर्स बाद ही आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पर 7 ईयर्स तक आपको हर साल 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा. हाँ, जो सीनियर सिटीजन है ना, 60 और अबव, मोर देन द एज ऑफ 60 ईयर्स, वो 7 साल से पहले ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. सो दो इट परमिटेड प्री मेच्योर विड्रॉल टू इंडिविजुअल्स हु वर 60 ईयर्स एंड अबव. Alright? Now, interest on these bonds was taxable under the Income Tax Act. मतलब इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना 7.75% का, जितनी भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा उस पे इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा. ऑलराइट? नाउ
दीज बॉन्ड्स वर अवेलेबल एट फेस वैल्यू ऑफ 100 पर बॉन्ड। तो अगर आप एक बॉन्ड खरीद रहे हो तो आप 100 रुपए दे रहे हो गवर्नमेंट को, बट इसको ना मिनिमम आपको कम से कम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आप ये स्कीम का पार्ट हो सकते हो। मतलब आप एक 100 रुपए का बॉन्ड नहीं खरीद सकते, आपको कम से कम 10 बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे एट वन मोमेंट। आपको मिनिमम 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो हर एक बॉन्ड का रेट तो 100 रुपए था, बट यू हैड टू इन्वेस्ट मिनिमम, यू हैड टू परचेज मिनिमम 10 बॉन्ड्स, सो दैट आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 थी। हाँ, इस पे कोई अपर लिमिट नहीं थी, 1,000 से लेके कितने ही करोड़ आप इन्वेस्ट कर सकते थे। एंड therefore this was mostly used by high net worth individuals। मतलब कि क्योंकि इस पे कोई अपर लिमिट नहीं थी, इसलिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बहुत ज्यादा अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि अच्छा खासा रेट मिल रहा है ना 7.75% का। क्लियर। नाउ ये जो अनाउंसमेंट करी है ना गवर्नमेंट ने कि हम डिसकंटिन्यू कर देंगे ये स्कीम, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें अब 7.75% नहीं मिलेगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मई 28 से अब फ्रेश इशू नहीं होगा इन बॉन्ड्स का। ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इस सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड, इंपॉर्टेंस क्या है और इसे डिसकंटिन्यू क्यों कर रहा है, ये पार्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी में ही आपको समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स सपोज एक आदमी है जिसके पास बहुत सारी सेविंग्स इकट्ठी हो गई है। अब ये सोच रहा है कि मैं अपनी सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट करूं, वेयर कैन आई सेव माई मनी, कहां डालूं अपनी सेविंग्स को। तो इसके सामने ना दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है कि ये अपना पैसा डाल दे फिजिकल एसेट्स में। फिजिकल एसेट्स का मतलब ये परचेज कर ले गोल्ड या प्रॉपर्टी परचेज कर ले, राइट। ये फिजिकल एसेट्स होते हैं, जितनी भी आपके पास सेविंग्स होंगी आप उससे गोल्ड खरीद सकते हो। परसों कह रहा हूं, जो फ्यूचर में गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी, राइट। प्रॉपर्टी के हिसाब से भी आप यही कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा आपके सामने ऑप्शन होता है फाइनेंशियल एसेट्स। नाउ फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आ जाते हैं, या तो आप अपना पैसा बैंक में डाल सकते हो, आप एफडी करवा सकते हो, एफडी पे बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देगा। या बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गारंटीड इंटरेस्ट रेट देती है हर साल। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और कुछ होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या आ गया, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट वगैरह वगैरह। ठीक है, वैसे तो बैंक्स भी फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है, बट यहां फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने लिखा है इसका मतलब है शेयर मार्केट और कमर्शियल बॉन्ड मार्केट वगैरह होगी। तो अगर आप फिजिकल एसेट्स में पैसा नहीं डालना चाहते तो आप ना फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डाल देते हो। बैंक में एफडी करा सकते हो, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल सकते हो, या शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हो, कमर्शियल बॉन्ड मार्केट में डाल सकते हो, राइट। नाउ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के भी दो हिस्से हो सकते हैं, राइट। एक तो नेशनल सेविंग स्कीम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और ये जो सेविंग्स बॉन्ड स्कीम है ना जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे अभी आरबीआई ने डिसकंटिन्यू करा है, ये भी इसी का ही पार्ट है। नाउ अब हम देखते हैं कि मुद्दा क्या हुआ है, आरबीआई ने ये सेविंग्स बॉन्ड स्कीम बंद क्यों कर। नाउ अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होती है। बैंक्स जनरली फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं, और इस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में वो क्या करते हैं, लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, लेट्स सपोज एट 4% ऑफ इंटरेस्ट रेट, और फिर उसी पैसे को आगे लोन आउट करते हैं एट 6% ऑफ इंटरेस्ट रेट। बीच में ये जो 2% है इसे हम स्प्रेड कहते हैं, और इसी से बैंक्स अपना प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। बट अब कोविड-19 की वजह से हाल क्या हो चुका है कि इकोनॉमी में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इकोनॉमी में फाइनेंस की कमी है। इसीलिए बैंक्स को आरबीआई इंसेंटिवाइज कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन्स दें, ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, सबको फाइनेंस पहुंचाएं। अब ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस तभी जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन तभी हो सकती है अगर लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं। बिकॉज जितने कम इंटरेस्ट रेट होंगे ना लोन के, उतने ही ज्यादा लोग लोन लेंगे, है ना। अगर ज्यादा महंगा लोन होगा तो कौन लेगा लोन, बट अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं लोन के तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट लेंगे, फाइनेंस क्रिएट होगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, राइट। अब इस चीज को अंजाम देने के लिए आरबीआई ने क्या करा था, आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस लोन रेट्स सो एज टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी। For that, RBI has reduced repo rate by 75 basis points on March 27th. 75 basis points का मतलब क्या होगा, 0.75%. And then again on May 22nd by 40 basis points to 4%. तो आज रेपो रेट 4% है, और आरबीआई ने रेपो रेट कम क्यों करा है, ताकि बैंक्स अपने लोन रेट्स कम कर दें। ये जो 6% हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, कम कर दें इसे,
राइट ना, अगर बैंक्स अपने लोन के रेट्स कम करेंगे, लोन के इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो डोंट यू थिंक उनका स्प्रेड भी कम हो जाएगा? तो इसीलिए बैंक्स क्या करेंगे, अगर बैंक्स लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो वो अपने डिपॉजिट के भी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, राइट? तो इसीलिए आरबीआई के रेपो रेट कम करने की वजह से बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट रेट मिलता था वो भी अब रिकॉर्ड लो पे है, बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। इसीलिए बहुत सारे लोग ना अब एफडी नहीं करवा रहे बैंक्स में, बहुत सारे लोग अब बैंक्स में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे क्योंकि उस पे इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आरबीआई ने बोला है कि बैंक्स लोन के रेट्स कम करें, और अगर बैंक्स लोन के रेट्स कम करेंगे तो अपना स्प्रेड बचाने के लिए उन्हें डिपॉजिट के रेट्स भी कम करने पड़ेंगे। मेक सेंस? तो अभी सिचुएशन क्या हो गई है, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जिसकी वजह से आरबीआई को ये सेविंग्स बॉन्ड स्कीम को डिसकंटिन्यू करना पड़ा? जैसा कि आप जानते हो कि यही वो इंसान है जिसको अपनी सेविंग्स कहीं इन्वेस्ट करनी थी। अब इसके सामने एक एफडी का ऑप्शन था, डिपॉजिट का ऑप्शन था, ठीक है? फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स ये कर सकता था, बट फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, देयर इज अ डिक्लाइन इन डिपॉजिट रेट्स। इसीलिए ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी सेविंग्स को एफडी में कन्वर्ट करने में नहीं चाहेगा, ये उसे चूज ही नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एफडी नहीं करवाता। अच्छा, इसके सामने दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्मॉल सेविंग स्कीम्स, राइट? स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत सारी हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे इंटरेस्ट रेट कम क्यों करा है? बिकॉज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखेगी तो ये सारे के सारे लोग एफडी कराना बंद कर देंगे और स्मॉल सेविंग स्कीम में डालना शुरू कर देंगे, राइट? क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, एफडी कम दे रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एफडी पे प्रेशर ना पड़े, ताकि लोग एफडी करवाना बंद ना कर दें, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना बंद ना कर दें, इसीलिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे भी इंटरेस्ट रेट काट दिए। अच्छा, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना लोग बंद ना कर दें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं आएगा तो वो आगे लोन आउट कैसे करेंगे, और अगर लोन आउट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में फाइनेंस कैसे जाएगा? मेक सेंस? इसीलिए गवर्नमेंट ने एफडी पे प्रेशर ना पड़े, लोग बंद ना हो जाएं एफडी करवाना, डिपॉजिट करवाना, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे भी इंटरेस्ट रेट काट दिए। अब जब गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे इंटरेस्ट रेट काट दिए तो ये पर्टिकुलर इंसान अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी पैसा नहीं डालना चाहता, राइट? अच्छा, इसके सामने एक और ऑप्शन है, ये फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा डाल दे, जैसे शेयर मार्केट हो गई, कमर्शियल बॉन्ड मार्केट हो गई, राइट? सेंसेक्स वगैरह जो मेजर करता है, राइट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालना शुरू कर दे। बट ये बंदा जानता है कि कोविड 19 क्राइसिस की वजह से ये जो शेयर मार्केट है ये अच्छी चल नहीं रही है, फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी है। तो ये इंसान चूज करता है कि यार फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, कमर्शियल बॉन्ड मार्केट काफी रिस्की है, इसलिए आई वोंट इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, ठीक है? अब इसके सामने क्या बचा ऑप्शन? इसके सामने बचता है ऑप्शन सेविंग बॉन्ड स्कीम ऑफ आरबीआई। 2018 में जो आरबीआई ने सेविंग बॉन्ड स्कीम दी थी उसी में इन्वेस्ट करने का इसके सामने ऑप्शन बनता है। व्हाई? बिकॉज ये इंसान जानता है कि सेविंग बॉन्ड स्कीम एक तो यील्ड अच्छी दे रहा है, इंटरेस्ट रेट अच्छा दे रहा है एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग स्कीम, प्लस ये जो शेयर मार्केट और कमर्शियल बॉन्ड मार्केट है ये रिस्की है। नो डाउट शेयर मार्केट शायद आपको ज्यादा रिटर्न दे दे, बट रिस्की बहुत है। बट सेविंग बॉन्ड स्कीम ना रिस्की है, रिस्की बिल्कुल नहीं है, सबसे लीस्ट रिस्की है, साथ ही साथ रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है। इसीलिए इस समय पता क्या हो गया था, इस समय जब से आरबीआई ने रेपो रेट काटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे इंटरेस्ट रेट काटना शुरू कर दिया, तो मैक्सिमम जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना सबने अपना पैसा सेविंग बॉन्ड स्कीम में डालना शुरू कर दिया। अब अगर ज्यादातर लोग अपना सेविंग बॉन्ड स्कीम में पैसा डालना शुरू कर देंगे तो भाई बैंकों में पैसा कौन डिपॉजिट करेगा, और अगर बैंकों में पैसा नहीं जाएगा तो बैंक आगे फाइनेंस कैसे पहुंचाएंगे, राइट? अगर ज्यादातर लोग सेविंग बॉन्ड स्कीम में पैसा डालना शुरू कर देंगे तो शेयर मार्केट में कौन डालेगा पैसा, कमर्शियल बॉन्ड मार्केट में कैसे डालेंगे, और अगर कमर्शियल बॉन्ड मार्केट में नहीं डालेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट अच्छी नहीं होगी, और अगर फाइनेंशियल मार्केट अच्छी नहीं होती ना तो इकोनॉमी गिर जाती है। इसीलिए आरबीआई ने पता क्या डिसाइड करा, आरबीआई ने डिसाइड करा कि हम ये सेविंग बॉन्ड स्कीम ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जब आप सेविंग बॉन्ड स्कीम डिसकंटिन्यू कर दोगे तो इन्वेस्टर्स के पास ये टॉप 3 ऑप्शंस ही रह जाएंगे। अब वो फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा डालेंगे, स्मॉल सेविंग्स में भी डालेंगे, और रिस्की सेगमेंट्स में भी जो फाइनेंशियल मार्केट के हैं उसमें भी डालेंगे। ऑलराइट, तो कुछ ये 2-3 पॉइंट्स और देख लेते हैं। The presence of savings taxable bonds 2018 scheme was putting pressure on the banks as they were finding it difficult to attract depositors. सिंपल सी बात है, सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। क्लियर? इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिंग फॉर सेविंग बॉन्ड स्कीम्स फॉर 2 पर्टिकुलर रीजंस। 2 क्या रीजंस थे? एक तो एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, प्लस
आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसके मुकाबले ये ज्यादा सेफ है, तो अच्छा रिटर्न है, प्लस इट्स द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल। क्लियर? वैसे तो कमर्शियल बॉन्ड मार्केट आप पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं उनके कमर्शियल बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो, वो और अच्छी रिटर्न दे रहे हैं एज कंपेयर टू सेविंग बॉन्ड स्कीम, बट वो रिस्की भी है, राइट? तो ये दोनों कॉम्बिनेशन दे रहा है। रिटर्न, इससे ज्यादा रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम पीएसयू डेट पेपर्स कहते हैं, पर पीएसयू डेट पेपर्स रिस्की हैं। तो सेविंग बॉन्ड स्कीम ना रिटर्न अच्छा दे रही है, सेफ भी है, इसीलिए सारे लोग इसमें पैसा डालना शुरू कर देते हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा जाना बंद हो जाता है। इसलिए बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा जाता रहे, आरबीआई ने इसे बंद कर दिया। लास्ट लाइन देखिए, दो पीएसयू डेट पेपर्स डू ऑफर अ हायर रिटर्न, एट दिस टाइम इन्वेस्टर्स आर मेजरली लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, and therefore many investors are going for instruments like these. इसीलिए आरबीआई ने क्या कर दिया है, आरबीआई डिसाइडेड फ्रॉम May 28th we will discontinue this scheme. Fresh issuance of saving taxable bonds would be stopped, will cease to exist. All right, so that's it from my side, guys. I hope आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ आ गया हो. If you still have any doubts, then please write those doubts in the comment section below. I am eagerly waiting for those doubts. All right, so yeah, thank you from my side, guys. I'll see you next time with more videos on economy. Thank you.